बहुत स्वागत है आप सभी का कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा आपके साथ और बातें करेंगे खुलकर, वो बताएंगे जो कोई और आपको नहीं बताएगा। पहले वो बता दूं जो सब आपको बता रहे हैं। कल नीतीश कुमार जी बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कल दिन में उनके शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री होंगे, बाकी सहयोगी दलों के मंत्री होंगे। इसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज सवाल इससे आगे के हैं। सवाल सबसे बड़ा तो ये, क्या नीतीश जी जो शपथ ले रहे हैं 5 साल कुर्सी पर रहेंगे, 5 साल के मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस 5 साल में परिवर्तन होगा और भाजपा अपना मुख्यमंत्री भी बनवाएगी इसी टर्म में? एक बात। दूसरा सवाल, बिहार की जीत का क्या स्पिल ओवर पहले बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा? इसकी बात भी होगी और इसी से जुड़े 2-3 सवाल उनकी और हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अवधेश कुमार जी आ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर हमारे साथ हैं मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र स्वागत आपका। आपने खूब सुना तीनों मेहमानों को हमारे बिहार इलेक्शन के अंदर। तो अब बारी है नतीजे के बाद के एनालिसिस की, पोस्ट एनालिसिस की। तो पहले खबर की बात कर ले। आज बीजेपी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम के नाम फिर फाइनल कर दिए। वही नाम है जो पिछली बार थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये इसमें सम्राट चौधरी के नाम में तो कभी कोई सवाल था नहीं, दूसरे नाम पर कभी कुछ चल रहा था, कोई और नाम आ सकता है। एक तो ओपिनियन ये था कि या तो विजय सिन्हा या फिर मंगल पांडे, अगर विजय सिन्हा को रिप्लेस करना हो। हालांकि वो डिसीजन आसानी इस लिहाज से सॉल्व नहीं होता कि भूमिहार कम्युनिटी के डिप्टी सीएम को अगर आप हटाएं और किसी और कास्ट से रिप्लेस करें, तो वो भूमिहार बहुत एग्रेसिव सपोर्टर है वहाँ पे बीजेपी का, तो वो बीजेपी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। दूसरा, विजय सिन्हा की ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके आधार पे आप हटा सकें। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन संघ का एक धड़ा ये ज़रूर चाह रहा था कि मंगल पांडे को आगे किया जाए। कल शाम तक उस पर क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी कि दोनों में से कौन, लेकिन आज सुबह फिर होता है। जेडीयू के सबसे सीनियर लोगों में से एक ललन जी नहीं चाह रहे थे कि बने ये? हाँ, ऐसी खूब चर्चा है कि मतलब अभी पहले तो चाह रहे थे कि वो चुनाव ना जीते, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ऐसा कहा जा रहा था। लखीसराय में किसी से ही पूछे तो वो इस बात को कहते थे, हकीकत जो भी हो, बट ये कहा जाता था कि एकदम से वो नहीं चाहते हैं कि वो जीते। कई लोग ये भी कहते थे कि जब उनको अप्रोच किया गया, रीच आउट किया गया इंडिया कैंडिडेट के नाम पे, तब उन्होंने ये कहा कि अभी ऐसे बात कर रहा है ना, जीत जाएगा तो फिर इसका दिमाग वैसे ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कही जाती थी, लेकिन खैर वो चुनाव जीते, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन दूसरी चीज सौरभ कि इस डिप्टी सीएम के से में, डिप्टी सीएम के मामले में जेडीयू का कोई से नहीं था। जैसे अमित शाह के यहाँ जो बैठक हुई थी, मैंने उसमें चेक किया था पार्टी सोर्सेज से, बीजेपी से, कि क्या किसी लेवल पे ये बात भी हुई कि बीजेपी से डिप्टी सीएम कौन होगा, तो उसको सीधे सीधे खारिज किया गया कि ये इस चीज का जेडीयू से बातचीत करने का क्या मतलब है। और मतलब उनके इन्फ्लुएंस करने की बात तो बहुत दूर की, उनसे चर्चा ही इस बार चर्चा, नाम भी नहीं रखा गया था। अच्छा। और जो 3-3.5 घंटे की बैठक की, बाकी दूसरी चीजों पे उसमें चर्चा हुई। तो बाय एंड लार्ज ये टीम नीतीश वही है जो पिछली बार थी, जो पिछले 2.5 साल से जो चल रही थी, वही ये टीम जो है, बल्कि 24 से ही तो बने थे। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। अब एक मैंने कल किसी जगह पर एक खबर मैंने सुनी, कोई सीनियर आदमी खबर बता रहे थे, लेकिन वो बता रहे थे बड़ा नाटकीय तरीके से, तो उसको भी मैं पूछ लेता हूँ उसमें कितनी सच्चाई थी। खबर वो ये बता रहे थे कि बीजेपी चाह रही थी कि भाई होम मिनिस्ट्री हमें दी जाए। नीतीश जी हमेशा होम मिनिस्ट्री अपने पास रखते हैं, और नीतीश जी के काम करने के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो बड़े मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बड़े सख्त रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, अपना डोमेन शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ। ठीक भी है, नेता को ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन बीजेपी चाह रही थी इस बार होम हमको मिल जाए, तो बजाय इसके कि वो होम पर अड़ते, उन्होंने दूसरी डिमांड रख दी कि स्पीकर हमको मिल जाए। फिर इस बार जेडीयू ने ऐसा कहा कि स्पीकर हमको मिल जाए। फिर इस बार बात बिगड़ी तो फिर दिल्ली से जहाज भेजा गया, चार्टर्ड फ्लाइट भेजी गई, और ललन सिंह और संजय झा वो दिल्ली आए। दिल्ली आकर के होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। फिर ये आओगे, चलिए साहब, जो जैसे था वैसे ही होम मिनिस्टर आपका स्पीकर बीजेपी का। सच है बात ये? आंशिक सच्चाई है इसमें। ये जरूर है कि क्योंकि अब जो है पोर्टफोलियो का, पिछली बार जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि अब जेडीयू के भी ज़्यादा मंत्री होंगे, पिछली बार बीजेपी के ज़्यादा मंत्री थे, तो वो तो होगा नहीं। तो जब मंत्री उसके ज़्यादा होंगे तो पोर्टफोलियो एलोकेशन उस हिसाब से करना होगा। नहीं, आपने क्या बताया इस बार किसके ज़्यादा मंत्री होंगे? जेडीयू के ज़्यादा होंगे। पिछली बार बीजेपी के ज़्यादा था ना, जेडीयू का नंबर 43 था। हाँ, नंबर बहुत कम। हाँ, तो अब जो फॉर्मूला होगा, लगभग 14 जेडीयू के होंगे, 16 बीजेपी के होंगे, 2 एलजेपी के होंगे, एक जीतन आम मांझी पार्टी और एक भूपेंद्र कुशवाहा। तो इस तरह का कन्फिगरेशन होगा। तो उसमें ये ज़रूर था कि बीजेपी की एक कोशिश ये थी कि क्या होम हमें मिल सकता है। जेडीयू की तरफ से भी ये चर्चा चली थी कि हमारे पास 8 बार के उनके विधायक हैं, नरेंद्र यादव, तो क्यों ना उनको स्पीकर बनाया जाए। बीजेपी की तरफ से थे प्रेम कुमार 9 बार वाले, तो वो चला है, वो बातचीत ठीक ठीक चली है। अच्छा। और उस पर अभी भी, अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी से बात की, तो वो एकदम से फॉर्मूला एकदम सेट नहीं है कि
किसको क्या दे दिया गया। होम किसका, स्पीकर किसका, हाँ। अभी भी तय नहीं है। नहीं, स्पीकर तो लगभग तय है बीजेपी का, और होम नीतीश कुमार के पास ही तय है, लेकिन मैं सारे उसके बात कर रहा हूँ। तो वो अभी सब कुछ तय नहीं हुआ था कि किसके पास कौन सा महकमा रहेगा। अभी अमित शाह जब पटना पहुंच जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद, तो उसके बाद गुजरात में वो चीज़ फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन फॉर्मूला मोटे तौर पे नंबर्स का ऐसा ही रहेगा। एजुकेशन भी बीजेपी लेना चाह रही थी क्योंकि संघ का एक ठीक है, जोर रहता है। नीतीश जी के साथ स्पीकर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना सर। नहीं, देखिए आप देखेंगे कि 6 महीने में नीतीश जी की जो भाषा थी, जो हाव भाव था, व्यवहार था, उसमें बहुत ही आमूल परिवर्तन आया है। और जिस प्रकार से वो गुस्से में खड़े हो जाते थे, हालांकि उस काल में एक बार मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा नीतीश जी को ऐसे बनाए रखें, क्योंकि बिहार में जो कुछ किसी ने पहले नहीं बोला, नीतीश जी ने इस स्थिति में सब बोल दिया है। भाई अगर विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को कह रही है, अरे इसको कुछ आता है, क्यों इससे बात कर रहा है, इसको तो हस्बैंड जेल जा रहा था, इसको बना दिया है, इसको कुछ आता है। अब पूर्व अपना बाप से पूछो, उसको तो हम बनाए थे। तो वो सब ऐसे तो नहीं बोल रहे थे उस समय। जो देखिए इस समय की परिस्थिति है, इन्होंने ठीक ही कहा 36 मंत्री बननी है, तो 34 या 35 अभी बनाएंगे, 33-34 बनाएंगे, 2-3 खाली रखेंगे, तो मान लीजिए 14-15 ऐसे फार्मूला चल रहा है। वो सब हो जाएगा, मंत्रालय के बंटवारे पर भी बातचीत थोड़ी रात तक हो जाएगा। मूल बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा। जेडीयू के कैंडिडेट्स के पास भी अगर पैसे कम है, पता है, तो वहां भी जाके जो इनके लोग जाते थे, जेडीयू के कैंपेन में भी उसी रूप में शामिल होते थे। उनके भी कैंपेन में कमी है पूरी करते थे, जो विरोधी है उनसे बात करते थे बीजेपी। तो सरकार में भी उस निरंतरता को बनाए रखना है। अभी बिल्कुल एक निरंतरता बनी रहे कि एनडीए एकजुट हो, और धीरे धीरे आईएनडीआईए को कमजोर करना है। तो ये मैसेज हमको देना पड़ेगा आगे। वेस्ट बंगाल, केरल और ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है। उस इलेक्शन तक किसी भी प्रकार का, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए रखना है। लेकिन अब उसमें केवल इतना ही अंतर आएगा कि ये जो ललन सिंह और अपना संजय कुमार झा के हाथ में एक उनका जो कमान था, वो कमान तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन जो विकास से संबंधित है, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित डिसीजन है, वो मंत्रालय न होते हुए भी कुछ मामले मिलजुल के तय हो, वो एक पक्षीय नहीं हो। अभी जो आपने बोला जेडीयू पर नीतीश जी से ज्यादा होल्ड उनके लोगों का रहेगा। देखिए जेडीयू पर होल्ड अब उनके लोगों का है, अभी भी है। ऐसा नहीं कि अभी है, बल्कि ये सरकार इसीलिए अब निश्चिंता से चल रही है कि इन दो लोगों को बिल्कुल डेली कम्युनिकेशन वाला मामला है। बीजेपी से भी और नीतीश जी से भी। नीतीश जी से नियमित बातचीत हो, आवश्यकता पड़े तो 2 बार 3 बार भी बातचीत हो, कि एकदम कम्युनिकेशन में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक नियमित संवाद। साफ बता दीजिए, नीतीश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए ये नीतीश जी की इच्छा पर निर्भर करेगा। भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने की मन स्थिति में नहीं है। नीतीश जी स्वयं घोषणा करेंगे, स्वयं छोड़ना चाहेंगे तो होगा, या परिस्थिति कोई ऐसी विकट हो जाए। इस बार का चुनाव परिणाम देखिए, ये बड़ा रोचक चुनाव। बिहार के मतदाताओं ने देखा कि नीतीश जी हो सकता है कि इधर उधर चले जाए, इसलिए इस बार ऐसे चुनाव परिणाम दो कि दूसरी ओर जाने का बहुत लगभग अवसर रहे ही नहीं। इतना इधर बहुमत दे दो, उधर कम दे दो, कि एकदम बहुत ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तभी कोई चीज हो सकती है। तो इस बार जो जनादेश है वो भी ऐसा है जो बहुत जाने की उधर संभावना नहीं है। तो इस बार तो उसके वो मन बना लेंगे तो कुछ करेंगे। नहीं मन बना भाई क्या ज्यादा ओवैसी जी जाके बोलना पड़ेगा, भाई आप भी आ जाओ। नहीं 117 इधर है ना। हाँ। तो मन क्या बनाना है, तो इधर ज्यादा ताकत है वो कर लेने की, इसलिए इस बार जनादेश ऐसा है। तो संजोग से 120 नहीं हुआ। नहीं, बट मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतनी बात हमने चुनाव के दौरान की है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहेगी इस बार अगर हम जीते। जेडीयू वैसी नहीं रहेगी। जेडीयू अब जेडीयू हो गई बनाना चाहने का कोई सवाल मजबूत। हाँ, तो बीजेपी अपने चाहने से नहीं कर पाएगी। नहीं बीजेपी ने चाहा ही नहीं कि हमको सीएम बनाना है। बिल्कुल ये बिल्कुल तो ये 5 साल ही सवाल नहीं उठेगा। 5 साल आगे की परिस्थिति पर निर्भर। इन 5 साल में, हाँ, इन 5 साल में
और नीतीश जी के कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनके काम करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में मेरी जानकारी में कभी नीतीश जी को बदलने पर पहले चर्चा होती थी। अब आप कह रहे थे, मान लेता हूं, मन पिछले तो नहीं 6 कर महीना रहा। में ना बिल्कुल नहीं, ये नहीं था। मैं लगातार मनोज जी, आपने बिहार की जनता का मन तो पढ़ लिया, अब नेताओं का मन बताइए। देखिए, नेताओं का तो मन होता ही है कि मैं सत्ता में रहूं और सत्ता करूं, उसकी देख अलग बात है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन करेगी तो उसमें सबसे पहले वो एजुकेशन अपने पास रखेगी, क्योंकि उस पर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि हर बार की भाई वहाँ पे शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा बात है कि वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करे, और करना भी चाहिए, चूंकि लोगों का डिमांड है कि कुछ इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लोगों को भरोसा था मोदी जी के ऊपर कि ये लेकर आएंगे और हमारे परिवार के लिए कुछ करेंगे। तो बीजेपी कहीं न जाकर वहाँ पे उस चीज़ों को करेगी। बात नीतीश कुमार का रहने नहीं रहने से है, बीजेपी उनके रहते हुए अपने एजेंडे को कैसे पूरा करे, उस पर ज़्यादा उसका फोकस रहेगा। उनको पता है कि अपना आदमी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहेगी। वो तो हर कोई पार्टी चाहता है कि बैठाए, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं है और अभी बैठाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसका बंगाल और बिहार, यूपी दोनों जगह पे अलायंस के ऊपर जो प्रश्न उठाए जा रहे थे कि भाई आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने हरियाणा में क्या किया, ये प्रश्न को आप पूरी तरह से पुख्ता कर देंगे। अभी तो लोग कर रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं है, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस को मानते हुए अच्छा, ये जीत गए तो वो सवाल गायब नहीं हो गया मनोज जी, लेकिन उनके स्वास्थ्य का सवाल है अभी भी 100% है। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वो सोच समझ रही है कि वो उनका स्वास्थ्य है, उनको रहते हुए हम कैसे अपने सारे कार्यों करके, उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से देवेंद्र जी बोले कि कोऑर्डिनेशन इस बार बेहतर करना है और उसके काम करना है। बल्कि ये कह रहे थे रन अप टू द इलेक्शंस कुछ 4-6 महीनों में कि बीजेपी और जेडीयू ने किसी तरीके से नीतीश जी की छवि को संभाल के रखा, उनकी अपीयरेंसेस लिमिटेड रखी गई, कहां जाएंगे भाई, पोर्टफोलियो वाला वो हमको मैनिफेस्टो वाला दिन याद है ना हमको, कहां बोले कहां थे वो। तो नीतीश जी कहां कितना बोले, कितना दिखें, ये सब कुछ लगता ऐसा है कि ये सब डिजाइन के साथ किया गया है। तो ये सवाल तो आगे जाके खड़ा हो सकता है ना। और सम्राट चौधरी को तो कई लोग कहते हैं उनको ग्रूम किया ही जा रहा है बीजेपी में। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंशा ही वही है सम्राट चौधरी को आगे करने का। अदरवाइज सम्राट चौधरी कोई बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता नहीं है कि उनको इस तरह से सिरमौर बना के बीजेपी ने अपने आगे कर रखा है अपने एक से एक वर्कर्स वाले नेताओं को। तो ऐसे नेता जो कि संघ पृष्ठभूमि के एकदम से आते हैं, विद्यार्थी परिषद के जो हैं, उनको भी किनारे रखा गया और सम्राट चौधरी को एकदम फेस बना के रखा गया। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि जब सत्ता का ट्रांजिशन हो तो बड़ा स्मूथली हो, क्योंकि कास्ट के पैरामीटर में सम्राट चौधरी फिट होते हैं। कुशवाहा कम्युनिटी, कुशवाहा कोई बीजेपी के पास वैसा नेता नहीं, तो वो बड़ा स्मूथली हो जाएगा। जो लॉकस वोटर है, जो नीतीश की ताकत है, तो वो स्मूथली कर लिया जाए। और उसको स्मूथ करने के लिहाज से ही जो सम्राट चौधरी ने पहले कह रखा था कि पगड़ी बांध रखा हो जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटाऊंगा नहीं, अब वो सम्राट चौधरी एकदम उस रूप में नीतीश कुमार के साथ पेश आते हैं जो एकदम से लगे कि नीतीश का कोई छोटा कोई अनुज हो उस तरह से। और नीतीश कुमार इस बात में खुश भी हाथ रहते हैं। पकड़ नहीं, नीतीश जी ने कितना तारीफ की थी भाई, बहुत ज्यादा। गले लगा और लगा नीतीश जी बहुत खुश रहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि जब 10,000 रुपए की धनराशि देनी थी तो नीतीश जी की इच्छा नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। जैसे ही कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री जी को क्यों आने की जरूरत है, ये तो मैं कर दूंगा। उनके लोगों ने भी कहा। अब सम्राट जी चाहते तो ये थोप सकते थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी आएंगे, ठीक, वो थोपने के बजाय सम्राट चौधरी जी ने इस रास्ते का चयन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी तारीफ हम लोग करें या विजय सिन्हा करें या कोई और करे तो उसका क्या मतलब है। आपकी तारीफ अगर देश के प्रधानमंत्री आगे करें, आपकी योजना की तारीफ देश के प्रधानमंत्री आगे करें तो उसका मतलब है। तो ये जो उसके बाद नीतीश जी तुरंत तैयार हो गए। तो ये जो मैनिपुलेशन वाली हैंडलिंग है ना, ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, उसमें सम्राट चौधरी सौरभ इतने काबिल हैं कि बीजेपी, बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेताओं को आप जानते होंगे, किसी से बात कर लीजिए, वो ये जरूर कहेगा धीरे से कि नहीं सम्राट जी तो मेरे एकदम खासम खास, सबके खासम खास हैं। तो नहीं तो बट बीजेपी क्या इस बार आपको इतनी व्याकुल दिख रही है कि इस टर्म में ही बदलाव चाहेगी? नहीं, वो चाह के नहीं करेगी, इच्छा एकदम से है, लेकिन जब स्मूथली ट्रांजिशन हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये धब्बा अपने ऊपर नहीं लगवाएंगे कि मैं गठबंधन की सरकार चला नहीं सकता। दूसरा, अगर नीतीश कुमार के साथ आपने कुछ भी फोर्सिबली किया तो उस वोट बैंक के आरजेडी के पास भागने का एकदम से खतरा रहेगा जो आगे के लिए। ठीक, तो वो एकदम से चाहेंगे कि बहुत स्मूथ हो जब भी हो। और अभी तो यूपी के इलेक्शन सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि कुर्मी वोटर्स के लिए वहां भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश जी को जब होगा नीतीश जी की रजामंदी से होगा, पूरी तरह से उनकी रजामंदी से होगा। और कोऑर्डिनेशन वाली समस्या सौरभ इस लिहाज से नहीं होगी, जैसे ललन सिंह कोऑर्डिनेटर बेहतर नहीं है, बीजेपी के लोग भी उनको पसंद नहीं करते। बीजेपी में शायद ही कोई हो जो ललन सिंह को बहुत अच्छा बोलता हो, क्योंकि आप देखें कि जब अलग थे तो कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे पीएम के बारे में या गृह मंत्री अमित शाह के बारे में, अलग होने के बाद।
संजय झा वो जेल का काम करते हैं। जैसे संजय झा का बीजेपी से अलग होने के बावजूद एक भी तीखा बयान याद कर लीजिए। तो स्वभाव आदमी का गजब है। हम लोग भी मिले उनसे, मैं तो पहली बार मिला, गजब का स्वभाव का आदमी। और इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, ईगो एकदम नहीं, बहुत सिंपल सहज वे में। तो बीजेपी के साथ वो ट्यूनिंग किसी मामले पे पहुंचना हो तो बहुत आसानी से। ये बताइए, बीजेपी तो हो गई इतनी मजबूत, जेडीयू माफ कीजिएगा, तो जो चर्चाएं ये चल रही थी कि भाई अब निगल जाएगी बीजेपी जेडीयू को, या बीजेपी जेडीयू का ये हाइफन बीच का मिटा दीजिए, एक ही हो जाएगा सब कुछ, तो वो चर्चा अभी रहेगी या खत्म हो गई? देखिए, चर्चा करने वाले तो करेंगे भाई। इस बार जो बीजेपी की रणनीति कैसे सफल हुई कि नीतीश की आलोचना विपक्ष भी नहीं कर रहा था। सब कह रहा था कि केवल यही था ना कि बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, नीतीश जी को धोखा दे देगी। तो ये तो एक रणनीतिक सफलता हुई ना कि आप चर्चा करके वही कर रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी और जेडीयू में एक जो होता है ना कि कैरेक्टर का डिफरेंसेस है। जो जेडीयू के कैरेक्टर से आया हुआ है पुराना समाजवादी धारा के, वो बीजेपी को बहुत लाइक नहीं करते हैं उस रूप में। अच्छा, बीजेपी में क्या है कि अब बीजेपी उस ढंग से हार्डकोर हिंदुत्व और वो वाली नेताओं की पार्टी नहीं है इस समय 100% बिहार में। तभी तो सम्राट चौधरी जी नेता हुए, और सम्राट चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी खासकर नई पीढ़ी है उसके बीच बहुत लोकप्रिय है। मतलब, और ये बात देवेंद्र जी की बिल्कुल सही है कि सब नेता कोशिश करते हैं कि सम्राट चौधरी से हमारे रिश्ते अच्छे रहे, अपनी बात लेके उनके पास जाए, वो अध्यक्ष रहे या ना रहे। ये एक सिचुएशन हो गई है। बीजेपी की ये हालत है, बीजेपी कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू के जो पुराने नेता हैं उनके अंदर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो रिजर्वेशन रहता है। अच्छा। जैसे नीतीश जी में था ना, बोलते थे अरे भाई ये भूत प्रेत वाला पार्टी है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में आए थे, तो कुछ बात हुई, मुरली मनोहर सिंह बहुत जोश दिया, तो भाषण देने खड़े हुए कि भैया देखो, 30 साल से भूत प्रेत वाली पार्टी के साथ जितना भूत प्रेत आत्मा होगी ना हमारे साथ बीजेपी आ गई है, वो ले लेगी, हम लोगों को इससे लेना देना नहीं है। तो वो एक ना वो डीएनए में रहा है समाजवादियों के। लेकिन आज की परिस्थिति में जो चुनाव में मैंने देखा है सौरभ जी निकट से जाके, ये दोनों इतना मिलके लड़ रहे थे, बीजेपी और जेडीयू। नहीं, वो तो अभी चुनाव जीतना तो लड़ रहे थे। मैं बात कर रहा हूं और क्लियरली कह दूं तो पोस्ट नीतीश सिनारियो में। पोस्ट नीतीश बहुत कठिन है। देखिए, पोस्ट नीतीश क्या है कि जेडीयू में कोई एक नेता है नहीं, वो स्वयं ही उस पार्टी को संभालने वाला कोई नेता नहीं रहेगा। अब लेकिन दूसरा भी कोई आरजेडी विकल्प नहीं है, आरजेडी में भी उस ढंग से लीडर नहीं है। तो अगर सम्राट चौधरी जैसे नेता विकसित होते हैं तो यह संभावना बन सकती है आगे कि पोस्ट नीतीश के काल में शायद वो इस परिस्थिति पर। लेकिन आप कह रहे हैं अभी थोड़ा आगे की बात नहीं, वो बहुत आगे, अभी बहुत आगे की बात है, सीएम बदलना भी बहुत आगे की बात है। चलिए, तो अभी तक तो यही तो टीम नीतीश कंटिन्यूज, बीजेपी ग्रूमिंग सम्राट चौधरी फॉर बिगर रोल्स, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के साथ ही चलना है। नीतीश जी जैसा चाहेंगे वैसा बिहार में होता रहेगा। ठीक, ये तो एक बात ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरे, थोड़ी ऑपोजिशन की बात कर लें। क्या आपको लगा कि आरजेडी या कांग्रेस ने किसी किस्म का कोई या तो हार स्वीकार की? पहली बात तो स्वीकार करें, आत्ममंथन उसके बाद की बात है। आरजेडी में क्या हुआ? लालू जी ने सीधे सीधे कहा कि भाई तुम पहले तो विधायक दल का नेता बनवाओ इनको, पता लगे एक आदमी इधर एक दो भी टूटे तो एलओपी भी ना हो पाए। पहले बताइए, इसकी कोई रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, आरजेडी टूट जाए? मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा है। और है ज्यादा संभावना इसलिए है कि ये चुनाव के पहले से रणनीति बन चुकी थी कि किस तरह से आरजेडी दो तरीके में हो। उसमें बीजेपी का रोल मान लीजिए या पार्टी के अंदर जो उनके हैं उन लोगों का रोल मान लें। तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई यहीं तक रुकेगी, इलेक्शन तक ऐसा नहीं था। और उस चुनाव के बाद जिस तरीके से बहनों का आया, रोहिणी का और सारे बहनों का रिएक्शन आया, तो ये तो है कि परिवार ही नहीं। तो सुनते थे कि तेजस्वी जो हैं बिल्कुल सुप्रीम कमांडर हैं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, सब उनके लॉयल हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य वहां पे कि वो जितने अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाह रहे हैं, पार्टी के अंदर वो उतना कमजोर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो बहुत मुश्किल से जीत कर आया है, और वो नहीं चाहेगा कि अब अगले चुनाव तक हम इसी तरीके से रहें, क्योंकि विपक्ष में रहकर अपनी सीटों को बचाना वो सबसे मुश्किल काम होता है। कितने चले जाएंगे तो सदस्यता जाएगी, उनकी सदस्यता नहीं न जाने देंगे। बीजेपी तो ही काम करती है, कोई कहीं का है बताइए कि सदस्यता उनकी चली गई हो? फिर वही मॉडल, वो ऑपरेशन कमल वो करे या न करे, वो हो जाएगा।
और जो हो रहा था कि नीतीश जी को हटाने और चेंज करने की, सब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बीजेपी वहां पे अपने आप को इससे ज्यादा मजबूत करेगी कुछ दिनों के अंदर, और वो कहां से मजबूती होगी वो समझ लीजिए। बीजेपी जोड़ेगी कुछ लोगों को जोड़ेगी, और और आप बड़े इससे कन्विंस दिख रहे हैं मुझे इस बात पे कि आरजेडी टूटेगी। 100% टूटेगी। जो मेरे उनके अंदर के लोगों से बात हो रही है उनका, तो वो वाली बात बताइए ना समझ जी। नहीं, वही अंदर में बात हो रही है कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हुए इस चुनाव में, और उसके कारण भी बताएं कि ना इनकी सभाएं उतनी हो पा रही थी जिस तरीके से इन्होंने बताया, और देवेंद्र जी ने बताया कि आरजेडी और बीजेपी किस तरह से संगठित होकर चुनाव लड़े। वहां पे एकदम अलग था। कांग्रेस और जेडीयू के, कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता एकदम नहीं थे, किसी चुनाव में एक साथ नहीं लड़े हैं। नहीं, क्या आरजेडी के लोगों को खास तौर पे ये लग रहा है कि भाई इस पार्टी के साथ रह के भविष्य नहीं है अब? भाई जगदानंद सिंह का परिवार का स्टेटमेंट था कि हमने हारा क्यों, अपने नेता के कारण। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट आना शुरू हो रहा है, और ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो लालू के समय पूरी तरह से आरजेडी को बनाने वाले थे, चाहे प्रभुनाथ को लेके चलिए, रघुवंश सिंह को लेके चलिए, रघुनाथ झा को लेके चलिए। लोग कौन थे? ये लोग जातीय समीकरण बनाकर लालू को वहां पे स्थापित किए थे। आपको भी लगता है आरजेडी में टूट हो सकती है? उस टूट का कोई बहुत मतलब मुझे नहीं समझ में आता। ये वैसा ही होगा जैसे चिराग पासवान के एलजेपी आप एक तोड़ के क्या कर लिए, पशुपति पारस वाला। तेजस्वी इतना बड़ा और टूटेगा ना, वो वही कह रहे हैं कि वो नहीं, नजर नहीं आ रहा है कि वो और टूट जाए, क्योंकि आप अभी वोट के हिसाब से आप देखें ना, वोट उनके पड़े, और लालू ब्रांड ऐसा है, बढ़ ही गया है, और ब्रांड लालू ऐसा है, तेजस्वी यादव ब्रांड अभी ऐसा हो चुके हैं कि अभी तुरंत टूट जैसा कुछ लगता नहीं। तेजस्वी यादव के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जो बुराइयां सत्ता के बाद आती हैं, सत्ता में आने के बाद, वो विपक्ष में रहते ही उन्होंने अख्तियार कर ली। जैसे उनसे एक्सेस करना इतना मुश्किल काम है पार्टी के नेताओं को, और पार्टी के अच्छे नेताओं को भी। वो संजय यादव, वो कौन, उनके प्रभाव में आप घिरे हुए हैं। तो आमतौर पे ये सब बुराइयां आती हैं सत्ता में आने के बाद, वो पहले ही आ गए। दूसरी चीज़ की बहुत करीबी लोगों से उनसे पूछिए तो ये समझ में आता है कि मेहनत करने की क्षमता जो पहले थी वो अब नहीं दिखा रहा है। तो ये दो एक कमी ऐसी है जिसके चलते आरजेडी को झटका लगा। लेकिन अब जैसे बहन वहन ये वो लालू प्रसाद यादव अगर जिसके साथ हैं, बेटे के साथ हैं, तेजस्वी के साथ हैं, मीटिंग में आगे वो कह रहे हैं कि हर परिवार में ऐसा होता है, हमारे परिवार में भी ऐसा हो गया, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, किसी और को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पार्टी अपने तेजस्वी लीडर थे, यही लीडर है। तो नहीं, अभी मजबूरी भी है। तो यादव और मुस्लिम उनके साथ अभी रहेंगे, उनका मोह भंग हुआ। जैसे वो ये थोड़े मांगेंगे कि हम लोग हार गए, वो तो मान रहे हैं ना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके चलते ये सब रहा। तेजस्वी यादव के लीडरशिप को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही आपको नहीं लगता पार्टी में कोई चैलेंज उभरेगा? मुझे वैसा भी नहीं लगता। देखिए, इस समय विधायक दल में टूट की संभावना है, लेकिन पार्टी में केवल औपचारिक टूट बाकी है। हाँ, वो पार्टी टूट चुकी है। हाँ, देखिए, जैसे कांग्रेस एक ट्रेडिशनल मध्यम मार्ग की पार्टी थी। राहुल गांधी के जो ये सब रिटायर्ड जो इस्लामिस्ट और माओइस्ट टाइप के सब सलाहकार आ गए, जो इसको अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी बनाए, तो क्या स्थिति हुई? कभी G23 खड़ा हुआ, आज भी पार्टी के अंदर वो हलचल है। वही स्थिति आरजेडी की बिहार में हुई है। आरजेडी एक ट्रेडिशनल बिहार की भाषा की, परंपरागत रूप से पिछड़ों की और सब की बात करने वाली वो पार्टी रही है। पिछले कुछ समय से, जब से मनोज झा आए, बाकी आए, पार्टी का पूरा एडियम्स चेंज किया है। ये पेरियारवादी, अंबेडकरवादी, ये धर्म विरोधी, रामचरितमानस का पर विरोध करने वाला, राम जन्मभूमि पर का विरोध करने वाला, किसी के ब्राह्मण नाम है, भूमिहार नाम है, उस पर अटैक करने वाला, जो एक पुराने समय की लड़ाई होती थी, उस प्रकार की पार्टी बनाया। और उसके कारण पार्टी में इंटरनल स्ट्रगल बहुत भयानक है, परिवार में भी है। और ये जो लड़का है ना, दूसरा जो उनके घर में रहता है, उसके कारण कल्चरली वहां प्रॉब्लम पैदा, हाँ रवि, उसके कारण कल्चरली प्रॉब्लम पैदा हुआ है। क्योंकि उनके यहाँ गाय को सुबह खाना देना, जो खाना है तो उससे थोड़ा गाय का निकालो, सत्तू सना रहा है, ये सब एक परंपरा रही है। तो वो अगर आप देखें तो आइडियोलॉजिकली पार्टी टूट गई है। अब आप मनोज झा जी को कहां देख रहे हैं आप? अब इस समय वो नहीं दिख रहे हैं ज्यादा। तो अब उसमें है कि इस समय 25 सीटें हैं, जो टूटेगा उसकी सदस्यता जा सकती है। हालांकि इन्होंने कहा, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा ने इस प्रकार से तोड़ करके और किसी की सदस्यता को बचा लिया हो। लोग टूट के आए हैं, वो परिस्थिति बनी है। लेकिन मनोज जी ने कह दिया कि भाई किसकी सदस्यता जाति कहाँ है, टूट जाता है, ऐसा होता नहीं है। जाने में समय लगता है, अध्यक्ष के पास वो काम रहता है। एमपी में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, सब 5 साल के बाद नहीं, जो हुआ, देखिए जो हुआ है, झारखंड है उसका तरीके अलग रहे। झारखंड क्या है? अब ये देखिए, आपके कुरुक्षेत्र में हम लोग डिबेट नहीं, बहस नहीं करते हैं, जरा दूसरे प्रकार का है। झारखंड में क्या हुआ है, झारखंड से आप अच्छी तरह बाकी। ये आरजेडी को जो इस समय वोट है ना,
वो 2 प्रकार का वोट है। जितना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मत जाना था वो वहां जाना था, लेकिन जो मत बढ़े हैं 9-9.5% ना, उसमें से वो वोट उधर नहीं गया है, ठीक है, बिल्कुल नहीं गया है। और मुसलमानों ने इस बार बता दिया है कि हमारे लिए अगर कोई विकल्प हो जाएगा तो हमारे लिए कांग्रेस और आरजेडी विकल्प नहीं हो सकती है। ये भी आई है क्योंकि आप दोनों का मानना ही है कि कांग्रेस आरजेडी में भी अब टूट, आप कह रहे हैं हो ही गई, ये कह रहे हैं होगी, विधायक के स्तर पर होगी, आप कह रहे हैं पार्टी के स्तर पर हो चुकी है। अब मैं यहां से आपको आगे लेके चलता हूं, क्या इन चुनावों का आने वाले चुनावों, इस चुनाव का आने वाले चुनावों पर कोई असर आप देखते हैं, खासकर पहले बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में? साथ साथ में जोड़ दूं 2 आर्टिकल ढूंढ के आप पढ़िएगा, थोड़ी आपकी बिहार की चुनाव की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मजबूत होगी, मेरी भी हुई। एक आर्टिकल लिखा है स्वामीनाथन नैयर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में, और इन्होंने उसका टाइटल दिया है नॉट द फ्रीबीज स्टूपिड, व्हाट बिहार्स वोटर्स नो एंड पंडित्स डोंट। ये फ्रीबीज की जीत नहीं है, उसमें वो कुछ डेटा देते हैं। और दूसरा आर्टिकल लिखा है योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव ने उन लोगों को झटका दिया ज्यादा जो ये मान रहे थे कि ये तो इलेक्शन रिग्ड था, जो कांग्रेस के बहुत ज्यादा काफी समर्थक मानते हैं कि ये तो बेईमानी से जीत हुई है। उन्होंने इसमें एक नुआंस दिया, उन्होंने कहा कि एक अनफेयर इलेक्शन में और एक फ्रॉड इलेक्शन में अंतर है। अनफेयर इलेक्शन होना फ्रॉड इलेक्शन नहीं है, और अनफेयर इलेक्शन का मतलब यह भी नहीं, अगर मान ले कि अनफेयर था, उसका मतलब यह भी नहीं है कि चुनाव के नतीजों में जनता की विल नहीं दिखाई दे रही, तब भी जनता की विल ही आपको दिखाई दे रही है उस इलेक्शन के अंदर। अनफेयर होने की उन्होंने अपने वजह बताया कि भाई कुछ नाम ज्यादा कट गए होंगे एसआईआर के अंदर, या पैसा तो नाच ये तो चुनाव नहीं किया वो, है कि वो नहीं मैं फिर भी सारा इशू लेके वही आए कि भाई पैसा जा रहा था चुनाव के बीच में और कोई सारी बातें। दूसरी तरफ के लोगों के लिए उन्होंने कहा जिन लोगों को ये लग रहा है कि बिहार की जीत हो गई, अब बस बंगाल और यूपी तो हो ही गया, उनके लिए भी ये एक कटु सत्य है कि ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि तीनों राज्यों की तासीर जो है वो बिल्कुल अलग है। तो पहले आप मुझे बताइए, इसका बिहार और यूपी से कोई कनेक्शन है? देखिए, जिस तरीके से यदि सीमांचल का बिहार के लिए और AIMIA का वहाँ पकड़ बना, और इसलिए बना कि वहाँ के मुसलमानों को लगा कि शायद हो सकता है कि आरजेडी से बढ़िया विकल्प मेरे पास AIMA है, जो हमारे लिए ज़्यादा बोलता है और एग्रेसिव होकर बोलता है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट वही हो सकता है जो उसके लिए खुलकर बोले, सामने बोले और खड़ा रहे। ये आरजेडी के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी तो इस तरह से नहीं दिख रही हैं, वो तो शायद ओबीसी से ज़्यादा एग्रेसिव है उनको लेकर। तो वहां पे वोट का डिवीजन कैसे होगा? सत्ता में भी है, तो वहां पे क्या ये उतना प्रभावशाली रहेंगे AIMA? दूसरी बात है कि देखिए, हर जीत जो होता है किसी न किसी का हौसला तो बढ़ाता ही है, जो जीत कर आता है वो हौसला बढ़ाता है। पिछली बार बंगाल में जो था लगभग 7% का डिफरेंस था दोनों में वोट परसेंटेज का। यदि इस वोट परसेंटेज को भारतीय जनता पार्टी घटाने की कोशिश करती है, अभी जहां तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा 7% का था, 6 या 7% का था, यदि इसमें 3% तक वो अपने तरफ लाने में कामयाब हो गई, तो वहां पे ये मैं नहीं कराऊंगा टीएमसी बाहर हो जाएगी या क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी और उसके ऊपर ही वो काम कर रही है। बंगालियों के अंदर क्या था कि अभी आपने काम शुरू किया बंगाल पे आपकी? हाँ, मैंने तो प्रधानमंत्री तो 14 से किया, मैं तो 13 से शुरू हो गया हूँ, तो एक दिन मैं पहले हूँ उनसे। हम लोग बंगाल की तरफ हम लोग मूव कर गए, तो उस पे हम लोग देख रहे हैं लोगों का जो झुकाव है। ट्रेंड मिल रहा है अभी आपको? ट्रेंड मिल रहा है लोगों का। इस बार कहना है कि ममता बनर्जी को चेंज होना चाहिए। ये एक चीज जो उनके आ रहा है, पिछले बार इलेक्शन जो हुआ था ये नहीं आ रहा था। और क्यों आना चाहिए? तो उनका कहना है कि घुसपैठी ज्यादा हो गए हैं, जो मुस्लिम है जो यहाँ पे आकर इकट्ठा हो गए, हमारे सारी तरीके सामाजिक ये सांस्कृतिक सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा, तो इस तरह के दिमाग में आ रहा, लेकिन वो वोट पे अभी कन्वर्ट होते हुए उस स्तर पे नहीं दिख रहा। तो इसी चीज को जो मेरे दिमाग में आया है उसको रीड करते हुए कैसे हमको इलेक्शन प्लान करना है, ये बीजेपी मुझे लग रहा है कि बिहार के बाद करेगी। और यूपी में देखिए, यूपी में जो देवेंद्र जी पहले बोले कि अभी चेंज करने का जेडीयू का कोई मंशा नहीं है, उसके पीछे का कारण है कि लॉ कुश वाला जो इन्होंने किया, कुर्मी कोयरी वाला जो इन्होंने है, हमारा जो पूर्वांचल एरिया जो है वो काफी उस पे उनकी पकड़ है। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकदम अलग सिनेरियो है कि यहाँ जाट के साथ हमको रहना है, वहाँ हमको कुर्मी कोयरी को साथ लेकर चलना है, और प्रधानमंत्री का तो खुद लोकसभा का क्षेत्र में उनकी संख्या है। तो अभी जो है उसको बना के रखेंगे और वहाँ से बिहार से मैसेज यहाँ तक देंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने 2014 में जब उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे तो यूपी से उन्होंने बिहार को मैसेज दिया था, इस बार बिहार से
बिहार के चुनाव को मैसेज उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा, ये निश्चित है। अरे यूपी की लड़ाई तो बिहार में लड़ी जा रही थी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। इन दोनों राज्यों के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग या बीजेपी की आप बात करके आपको जो सेंस मिलता हो, क्या बिहार और बंगाल और यूपी हमारे लिए कुछ और मुफीद हो गया बिहार के बाद? उस रिजल्ट के बाद बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे बीजेपी जैसी मशीनरी को देखें तो ये हारने के बाद ज़्यादा हौसला में आते हैं। अच्छा, ये जीतने के बाद इनकी कॉम्प्लेसेंसी वाली बात रहती है, तो ये कई बार वापस में कहते भी हैं। जैसे 240 के नतीजे के बाद आप देखिए धड़ हर स्टेट में कैसे लग रहा है। अगर 240 के बदले 350 आ गया होता तो हो सकता है इनमें से कई राज्य हारे भी होते। तो वो कॉम्प्लेसेंसी एकदम से ये लोग जैसे कि झटका लगता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं और उसमें फुल एनर्जी दिखता है, फिर आपसी डिफरेंसेज वगैरह सब वो लोग किनारे कर देते हैं। बंगाल के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बंगाल में जो सेंट्रल लीडरशिप है उस चेहरे की एक समस्या है। उस चेहरे की समस्या ये वहाँ पे आ जाती है कि ममता बनर्जी तुरंत बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता का मामला लेके आ जाती हैं। स्टेट लीडरशिप में बीजेपी लगातार डेवलप करने की कोशिश की, अलग अलग नेता, और अभी भी शुभेंदु भी ममता बनर्जी के करिश्मे के सामने अगर देखें तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा के अलावा फर्क लेकिन नजर आएगा। परसिस्ट तो कर रहे हैं उनके साथ, वो सब कर रहे हैं लेकिन उस रूप में नहीं हो रहा है। जैसे वहाँ पे ग्राउंड पे अगर पूछिए तो लगेगा नहीं कि ममता बनर्जी के कैलिबर वाला, जैसे कोई वैसी लेडी होती, बीच में बीजेपी बहुत तलाश भी कर रही थी कि कोई वैसी लेडी होती जो उसी रूप में फाइटर हो, उसी रूप में पॉलिटिकल ड्रामा कर सके। जैसे याद होगा ना पिछले बार इलेक्शन में चोट लगी, फिर कुछ शरारत करने वाला था। यूपी में तो नहीं तलाश कर रही बीजेपी कुछ? यूपी में बिल्कुल नहीं कर रही है। यूपी में बहुत सारे लोग ये चर्चा करते रहते हैं, लेकिन तय मानिए कि योगी आदित्यनाथ जी का जो रोल मिला है बिहार में, उसके बाद और लोग कर रहे थे। हाँ, वो बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं। यूपी में तो 8 दिन का ये होता है। यूपी के लिए मुझे लग रहा है समय बदल कई गया। नेता भी आपको बोल रहे होते हैं कि हाँ बस हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी अगले चुनाव में जाएगी। सर टाइम समय नहीं रह गया, आप दोनों राज्यों पर आपका एक कमेंट। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाके नीचे गिरा, और वो इस कारण से गिरा कि जिन लोगों ने फाइट किया, वहां लड़ा, और जिनकी समस्याएं उसमें वहां बीजेपी की ओर से उसको सपोर्ट नहीं मिला है, तो डर है वहां। दूसरा 30% मुस्लिम वोट है और 12 से 13% वहां कंप्लीट एक लेफ्ट वोट है जो कभी बीजेपी की ओर नहीं जा सकती है। वो बीजेपी होगी तो कहते 42-43% वोट तो बीजेपी के पक्ष में अभी है नहीं, ठीक है, बाकी में से उसको लेने की स्थिति है। तो अब जिन लोगों का पलायन होता है, वहां चुनाव कैसे हो रहा है, वहां की रिगिंग कैसे है, रात में ही डरा दिया गया कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें से कैसे सुरक्षा होगी? जो हिम्मत से वो पहुंचेगा मान लीजिए नहीं, और जाके डर के मारे वहां डालेगा, उसमें से बचाव के लिए जो करने की आवश्यकता है वो बीजेपी नहीं कर पाई है। ये समस्या उसके लिए तो पिछली बार लोकसभा में बंगाल इज स्टिल अ चैलेंज। बंगाल बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है। देखिए, यूपी में केशव जी की मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय भूमिका के लिए उनकी तैयारी हो रही है। ये यूपी के ही लीडरशिप की दृष्टि से नहीं, भविष्य की दृष्टि से एक नेशनल लीडर के रूप में उनको उभारना, उनकी तैयारी उस रूप में की जा रही है, जो मेरी समझ में आई है। थोड़ी बहुत जो मेरी बातचीत हो रही है उसमें समझ में आ रही है। पहले से अध्यक्ष के चुनाव के समय भी उनका नाम आ गया था, वो हो रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा थी, जो बार बार मैं बोल रहा था, आपके साथ भी बात हो रही कि कार्यकर्ताओं के अंदर चूंकि प्रशासन बात नहीं मान रहा है, काम नहीं हो रहा है और पहुंच नहीं है, योगी जी उपलब्ध नहीं, उसके गुस्से में हो गया है। अब स्थिति वहां नॉर्मल है बीजेपी की। अच्छा, वो सब चला, इस समय बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज यूपी में नहीं है। लोगों को लगा कि नहीं अरे सरकार ही नहीं बनती, हम अगर और कम सीट हो जाती, तो वो वातावरण वहां बना है। चलिए, बिहार के बहाने काफी बातें हो गई। बहुत शुक्रिया मनोज जी, अवधेश जी आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।